नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे कुछ सब्सक्राइबर, कुछ हमारे दर्शकों ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि सर, झोपड़ी एसआरए में कब खाली करना चाहिए, इस पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं इसी विषय में वीडियोज़ बनाऊंगा। आप देखिए, और जो लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं उनको भी समझाइए कि आपको घर कब सरेंडर करना है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, कई जगह डेवलपमेंट में सर्वे हो जाता है, एनेक्शल 2 आया ही नहीं है, एनेक्शल 2 आया ही नहीं है। और यहाँ पे डेवलपर लोगों की झोपड़ियाँ खाली करने के लिए कहने लगते हैं, जो भी डेवलपर के लोग हो या सोसाइटी के लोग। जबकि रूल के हिसाब से जब पहली कमेटी बनती है, उसके बाद सर्वे होता है, एनेक्शर्स होते हैं। एनेक्शर्स होने के बाद कमेटी की मीटिंग बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, इस बारे में बात करते हैं। पहली जब कमेटी लोग इकट्ठा होते हैं, कमेटियां बनती हैं, तो उस कमेटी में एनेक्शर नहीं रहते हैं। तब उस समय कमेटी में जो लोग पात्र हैं या नहीं हैं, इस बात की गारंटी नहीं होती या पता भी नहीं होता कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। जब एनेक्शल 2 आता है, तब केवल पात्र सदस्य ही सोसाइटी के प्रबंधक समिति में रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते हैं। और जो पात्र सदस्य वही मेंबर्स भी होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे सर्वे हो गया, एनेक्शर आया ही नहीं, और डेवलपर ने सबको बोलना कि भैया भाड़े लो खाली करो, भाड़े लो खाली करो। कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। वो डेवलपर जब तक एनेक्शन नहीं है, एलओआई नहीं है, तो उसके ऊपर 33, 38 की नोटिस भी बिल्डर आपको नहीं दे सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। वो 33, 38 की नोटिस भी नहीं दे सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल गया ही नहीं है। एसआरए का प्रपोजल जब डिपार्टमेंट के पास जाता है, तब 33, 38 की नोटिस होती है। वो भी प्रपोजल कब जाता है, इसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। आपके सर्वे होंगे, सर्वे के बाद आपके एनेक्शंस बनेंगे। पहले ड्राफ्ट एनेक्शर बनेगा। ड्राफ्ट एनेक्शर, और जो लोग अपात्र होंगे उनके बारे में सोसाइटी को इत्तला की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई ये लोग पात्र हैं, इनके डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करे, तो इनको एक तारीख देते हैं, उस तारीख पे आप बुलाइए और उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, ताकि उनकी पात्रता निश्चित की जाए। उसके बाद वो सब क्लियर होने के बाद फाइनल एनेक्शल 2 होता है। जब एनेक्शल 2 फाइनल होता है, तो उसकी सर्टिफाई कॉपी एसआरए को भेजी जाती है। एसआरए डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास, किसके पास? डिप्टी कलेक्टर एसआरए के पास वो कॉपी जाती है। डिप्टी कलेक्टर ये एसआरए उसका पूरा निरीक्षण करते हैं कि भैया एनेक्शल 2 बराबर है या नहीं। उसके बाद वो एनेक्शल 2 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेजने के बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनको LOI, लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब आशय पत्र, इरादा पत्र, कि भाई आपका इरादा क्या है, वो चीज़ के बारे में पत्र मिलता है। LOI की कंडीशंस फुलफिल की जाती है, मतलब जो भी कंडीशंस होती है उसकी पूरी की जाती है। उसके बाद इनको मिलता है IOA मतलब बांध काम का जो भी प्लान है, बिल्डिंग का प्लान है, वो आपको सबमिट करना है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर एनेक्शल 2 वहाँ पे नहीं हुआ है और बिल्डर आपको बोल रहा है कि भाई रूम खाली कर दो, भाड़े ले लो, कभी मत करिएगा। मैं आपको अभी भी आगाह कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, कभी मत करिएगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आज मुंबई में कई ठिकानों पे यही प्रॉब्लम्स हुए। लोगों ने घर खाली कर दिया, उसके बाद पता चला प्रोजेक्ट बंद हो गया, उसके बाद पता चला बिल्डर बदली हो गया। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये हुए हैं। पर हमारे वो दर्शक जो ये देख रहे हैं ना, उनको पता है उनके साथ क्या बीत रही है। उनके नाम एनेक्शल 2 में नहीं आया अभी तक।
तो वो आप समझिए कि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो गया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट लंबा चला गया और फिर से सर्वे हुआ तो आपके नाम गायब हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए आप। ये समझ लो एक घटना है जो हो सकती है, लेकिन आपके साथ और क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। अब एनेक्शल 2 में आपका घर अपात्र हो गया। अब आपको फाइल करना है, अब आपको अपील फाइल करना है। अपील फाइल करते समय आपको रिसेंट के डॉक्यूमेंट लगेंगे, रिसेंट के 1 साल के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब आज समझो, आज बिल्डर ने आपको बोला घर खाली कर दो, आपने घर खाली कर दिया, एनेक्शल 2 आ गया। एनेक्शल 2 आने के बाद मैटर गया, उसको जब अप्रूवल लेने आपको 2 साल 3 साल लग गए। अब 3 साल पुराने डॉक्यूमेंट, आप नए डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके ख़त्म हो चुके हैं। ये गलती कभी मत करिए। अगर बिल्डर कहता भी है तो बिल्डर को कहिए कि सर आपका एलओआई आने दीजिए, आयो आ गया उसके बाद बात करिए। अभी एनेक्शल 2 नहीं है, आप खाली कैसे करवा रहे घर, क्योंकि आप एनेक्शल 2 आया ही नहीं है, एलओआई आई ही नहीं है, आयो मिला नहीं है, इनको घर खाली करने का अधिकार नहीं है किसी का भी। आपको सतर्कता रखनी होगी और सतर्क हो जाइए, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर जरा भी चूक किए तो दोस्तों भाड़े के मैटर में तो पूरी मुंबई परेशान है, कहीं आप भी परेशान मत हो जाइए। और दूसरी चीज़, जिस व्यक्ति के घर अपात्र हैं और जिस व्यक्ति के घर अनिर्णित है, वो तो बिल्डर को अपने घर सौंपे ही नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ 30 की नोटिस लेके जाइए। बिल्डर लाख बोलेगा आपको मैं करवा के देता हूँ, उनको बोलिए करवा के दीजिए, जिस दिन मेरे हाथ में सप्लीमेंट्री आ गई पात्रता की, मैं घर खाली कर दूंगा, उसके 2 दिन में मैं घर खाली करके आपको हैंडओवर कर दूंगा। पहले पात्रता करवाइए। देखिए ये खाली नेताओं की तरह वादे करते हैं, ये सिर्फ आश्वासन देंगे आपको, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, और एक बार घर टूटा उसके बाद आपको खड़े भी नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये एक जगह नहीं होता है, हर इशारे में यही होता है। लोग परेशान रहते हैं, फ़ोन करते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज़ को समझिए और घर उस समय खाली करिए जब आपको लगेगा कि बिल्डर ने एलओआई ले ली है, आईओ आ गया, प्लान पुटअप हो गया, प्लान सोसाइटी को दिखा दिया है। सोसाइटी मतलब एजीएम लेके देखना पड़ेगा, ये नहीं कि 10 लोग सोसाइटी के देख लिए हो गया। उसके अंदर दुकानदारों की सिग्नेचर्स होती है, उनके एनेक्शर्स लिख नंबर डाले जाते हैं, वो दुकानदारों को अलॉटमेंट होता है उस समय। तो ये चीज़ को पहले आप क्लियर देख लीजिए, जब ये फाइनल हो जाए, प्लान आपके मुताबिक है कि नहीं, बिल्डिंग आपके मुताबिक है कि नहीं, ये चीज़ को देखिए आप। जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे तब तक वो प्लान पास नहीं होगा, ये आपका अधिकार है। लेकिन ये जो कमेटी स्वयं घोषित वृत्ति, स्टार्टिंग की जो सोसाइटियाँ हैं सब स्वयं घोषित रहती है, वो स्वयं घोषित कमेटियाँ जो है वो आपके अधिकारों का हनन करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपके एनेक्शर आने के बाद तुरंत डिपार्टमेंट डालिए, भैया एनेक्शर बना है, कमेटी का मीटिंग लीजिए, कमेटी का मीटिंग लीजिए, सोसाइटी को लेटर दीजिए कि भाई मीटिंग कब लगा रहे हो। तो ये चीज़ आपको करना है। और घर तो मैंने बताया आईओ आने के बाद ही खाली करना, अन्यथा कल आप अपने घरों से हाथ धो सकते हैं। बिल्डर्स को कुछ नहीं जाता है, बिल्डर्स का कुछ नहीं जाता है। बिल्डर्स का वहाँ पे समझो दूसरा बिल्डर भी आ गया तो पहले वाला बिल्डर अपना खर्चा लेके निकल जाता है, उसको खर्चे लेने पड़ते हैं, वो देने का रूल ही है। उनका नुकसान नहीं होगा सर, आपका नुकसान जो है, कल आपको कोई पहचानेगा नहीं, अभी तक एनेक्शर आया नहीं, हो सकता है आपके एनेक्शर में नाम ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे। हो सकता है एनेक्शर में गलतियाँ होगी, आपके नाम डाले नहीं, तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को समझिए, बिना एनेक्शर निकले और बिना एलओआई की जब तक आईओ नहीं आता है तब तक घर मत खाली कीजिए। और अपात्र व्यक्ति और अनिर्णित व्यक्ति तो अपील फाइल करके रखिए, अपील फाइल करके रखिए कि भैया पहले इस चीज़ में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। पात्रता मैं पहले की बताऊँ, पात्रता जितनी हो सकी पात्रता के पीछे पड़िए, पहले पात्रता करवाइए, पहले पात्रता करवाइए। आप अपील फाइल करके रखिए, अपील
में जब फाइल करेंगे 2-4-6 महीने आपकी सुनवाई चालू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट कीजिए, आप वहाँ से जो भी ऑर्डर्स आए उस ऑर्डर को फॉलो कीजिए। वो रिमांड बैक करेंगे फिर से कंप्लेंट अथॉरिटी के पास कि भैया इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो और चेक करके इनकी पात्रता डिसाइड करो। तो ये जो भी चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। आप सिर्फ सोसाइटी ने बोल दिया, बिल्डर ने बोल दिया, आपने खाली कर दिया। दोस्तों समय बहुत ख़राब होता है। कब समय अच्छा आएगा ये कोई नहीं बोल सकता है, कब समय खराब आएगा ये कोई नहीं जानता है। इसके लिए ध्यान रखो, जो भी करना सोच समझ के करना, समय के अनुसार कीजिए। क्योंकि आज जो लोगों के दिमाग में बैठा है 33, 38 कि 33, 38 में जाएंगे तो बिल्डर बोलता है मैं तुमको भाड़ा नहीं दूंगा, बिल्डर बोलता है मैं तुमको घर नहीं दूंगा। एकदम झूठ बोल रहे हो लोग, एकदम झूठ बोल रहे हो लोग। ऐसा कुछ नहीं है। 33, 38 मेरा अधिकार है। कानून क्यों बना है? अगर ये गलत होता तो कानून क्यों बनाती सरकार कि भाई नहीं, अगर ये नहीं जाते तुमको 33, 38 की नोटिस दो। लेकिन 33, 38 की नोटिस में आप प्रोटेक्टेड हो जाए तो ध्यान रखिए। अगर आपका रूम अनिर्णित है, आपका रूम अपात्र है, तो भी वो क्लियर हो जाता है कि भैया झोपड़ा था, आपका झोपड़ा था तभी आपको नोटिस आई है। तो आपके लिए एक बड़ा एविडेंस होता है। और उसके बाद भाड़े के मैटर में आप 33, 38 का मैटर लगाइए कि भैया मेरे घर 33, 38 में तोड़ा गया है और मुझे भाड़े क्यों नहीं मिल रहे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपने मेरा घर तोड़ा है, मैंने बिल्डर को नहीं दिया। वहाँ पे सुनवाई होती है। तो 33, 38 का मसला समझिए। लोगों को दिमाग में आता है अरे 38 लड़ेंगे, बिल्डर ऐसा करता कहता है। बिल्डर के पास कोई पावर नहीं है। मैं बोलता हूँ कोई पावर नहीं। मैं तो लड़ा, बहुत सारे बिल्डरों से लड़ा, क्या फ़र्क पड़ा मेरे को? बिल्डर को फ़र्क पड़ा होगा, मुझे नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज भी लड़ रहा हूँ, बिल्डर से लड़ता भी हूँ, उसके बाद बैठ के चाय भी पीता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? कुछ हुआ नहीं। डर, जो डर आपके दिमाग में ना, उसको निकालिए। आपके दिमाग में डर बैठाया गया है, आप दूसरे की सुनते हो, आप कानून नहीं जानना चाहते हो, नियम जानिए ना, डर अपने भाग जाएगा। नियम जानिए, कुछ नहीं कर सकता है बिल्डर। इसके पास खाली आपको अगर तकलीफ देने का कोई एक रास्ता है तो वो है 33, 38। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप चाहे तो इसको हर मौके पे इसको टॉर्चर कर सकते हो। टॉर्चर इन द सेंस, जहाँ पे गलतियाँ करे उसको वहाँ पकड़ा सकते हो कि भैया ये बिल्डर गलती कर रहा है। फिर टॉर्चर वर्ड गलत है, टॉर्चर नहीं, मतलब उसकी जो भी गलतियाँ, क्योंकि ये डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में हजारों गलतियाँ करते हैं। पकड़ने आना चाहिए आपको पकड़ने आना चाहिए। मेरे स्कीम में तो कोई भी स्कीम रहे, मैं जिस स्कीम में रहता हूँ वहाँ पे तो एक ही जगह जरूरत सा बिल्डर घुमा, मैं तुरंत बोलता भैया गलत है, नहीं होगा। तो मैं हर चीज़ की निगरानी करता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, आपकी तरह झोपड़पट्टी का रहने वाला हूँ। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ये भी बता रहा हूँ। आज कितने ग्रेजुएट लोग मुझसे मिलने आते हैं। इससे मुझे फ़ख्र इस बात का हो रहा है कि मैं ये जो जन जागरूकता, ये जो मेरी तपस्या थी 2000 से जो मैंने लड़ा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप इससे सीख सकते तो सीख लीजिए। मैं किसी की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर आते हैं। आज भी मुझे बताया गया कि सर हम बहुत सारे जो ग्रुप हैं उसके अंदर भी हैं, आपका नंबर किसी ने दिया तो मैंने आपसे बात किया, मैं आया कि शायद आपसे कोई हेल्प मिले, आप मेरा काम कर दो। मतलब सर देखिए, मैं आपको गाइडेंस करूँगा, लड़ना आपका काम है, मेरा नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको लड़ना है। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन करूँगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आप रास्ता गलत कर दोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। अब मेरी जो लड़ाई चली है ईयर ऑफ 2000 से, तो मैं भी बहुत भटका हूँ ना। आपको क्या लगता होगा मैं सीधे रास्ते पे जाके मंजिल मिलती गई मेरे को? ऐसा लग रहा है आपको? आज भी होता है, आज भी मैं रास्ता भटकता हूँ, लेकिन सीखता हूँ।
अरे नहीं है, ये तो गलत हो गया, मुझे इस तरह से जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको भी सोचनी होगी। डरने की कोई जरूरत नहीं। बिल्डर के पास खाली उतना ही पावर है, बिल्डिंग बनाना और भाड़ा देना, उसके अलावा कोई पावर नहीं है उसके पास। ना तो वो आपको घर अलॉट कर सकता है, ना आपको चाबी दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता। सब पावर सारे के पास में है। तो आप बताइए, आप सरकारी योजना के अंदर रह के इतना डरते हैं? सरकारी योजना में रहने के बाद सरकार से प्रोटेक्टेड है आप, आपको लड़ने का पूरा अधिकार है। आ रहा है समझ में? आपकी जो लड़ाई है बिल्डर से नहीं होती है, आपकी लड़ाई सरकार से होती है, क्योंकि आप अधिकारी के पास जाके बोलते हो मेरा भाड़ा क्यों नहीं मिल रहा है। आप कभी समझे कि 153 में अधिकारी बस कंप्लेंट क्यों फाइल करते हैं कि भैया बिल्डर हमको भाड़ा नहीं दे रहा है? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, डिपार्टमेंट की है कि मुझे भाड़ा मिलना चाहिए। नोटिस कौन निकालता है? मैं निकालता हूँ, बिल्डर अथॉरिटी निकालती है, अथॉरिटी निकालती है। कार्रवाई कौन करता है? अथॉरिटी करती है। मेरे लिए फोरम बनाया गया, शासन ने मेरी सुविधा के लिए एक अथॉरिटी बना के रखी कि आपको भाड़े नहीं मिलता, आप इस अथॉरिटी में कंप्लेंट कीजिए। ठीक है, उस अथॉरिटी में थोड़े भ्रष्टाचार भी होते हैं, थोड़े क्या बहुत सारे होते हैं। 1 साल का मैटर 4-4 साल ये लोग खाली तारीख पे तारीख चलती रहती है। ये सब ने अपनी आंखों से देखा है, और वो कार्यकाल भी देखा है जब पहले हियरिंग में पहली तारीख को ऑर्डर हो जाता था। वो कार्यकाल भी देखा मैंने। एक दिन भी एक तारीख नहीं पड़ती थी। 15 से 20 दिन के अंदर नोटिस आती थी, 15 दिन का समय दिया जाता था बिल्डर को, तारीख लगा उसी दिन फैसला सीधा। आपको हमने लेटर दिया था। अथॉरिटी क्या कहती थी सुनिए, जो मैडम थी, का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा, ऑर्डर पे होगा, गायकवाड़ मैडम या कोई थी, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट। वो एक ही चीज़ पूछती थी, हमने आपको नोटिस दिया था, 15 दिन हो गए, आपने भाड़े दिए या नहीं दिए उसके बारे में बात कीजिए। क्यों नहीं दिए उसका रीजन बताइए। अगर बिल्डर बोले नहीं नहीं मैं भाड़े दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर के पहले आपके भाड़े इनके अकाउंट में आनी चाहिए, और नहीं आया तुरंत आपके ऊपर एक्शन लूँगी मैं। एक दिन में, और भी हेयरिंग कितनी चलती थी? मुश्किल से 5 से 7 मिनट। कोई सुनवाई नहीं बिल्डर की, सिर्फ अप्लीकेंट। क्योंकि आपको मैंने 15 दिन दी हूँ। मैडम क्या बोलती थी, मैंने 15 दिन दिया आपको कि भाई इनको भाड़े अदा करके जो भी है रिपोर्ट सबमिट करो। तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? अब यहाँ पे जो अब डिपार्टमेंट है वो तो भाई अप्लीकेंट की सुनता ही नहीं है, बिल्डर को बोलता आप बोलिए, बिल्डर का वकील देगा आप बोलिए, तो अप्लीकेंट की सुनवाई ही नहीं। ये मैं संध्या बाबन को लेकर बात कर रहा हूँ, नहीं उसको अप्लीकेंट से कोई मतलब ही नहीं। बिल्डर क्या बोलता है, बिल्डर बोला मैडम मेरे को तारीख क्या, ठीक है 1 तारीख। आज ये सिस्टम चालू है, और एक वो सिस्टम था। इनको सीखना चाहिए मैडम से, मैडम से सीखना चाहिए कि 15 दिन में, 15 से 1 महीने के अंदर आपका मैटर क्लियर हो जाता था भाड़े का, तुरंत ऑर्डर। क्योंकि हकीकत में 153 का रूल ही वही है कि भाई जब हमने एप्लीकेशन डाला है कि भाई मुझे भाड़े नहीं मिले, बिल्डर को 15 दिन का नोटिस जाता है या नहीं जाता मुझे बताइए। अब सबके मैटर में गया होगा बिल्डर को कि 15 दिन में भाड़े दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद एक नोटिस निकलती थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय 15 दिन के बाद 16 दिन का तारीख दे दिया जाता था एक ही लेटर में कि भाई 15 दिन में आपको देना, नहीं तो ये तारीख पे आके आपका क्या कहना है स्पष्ट करो। लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं, सुनवाई सिर्फ अपीलेंट की, क्योंकि हमने 15 दिन आपको दिए, आपने भाड़े दिए या नहीं दिए बस इतना ही मुझे जानना है। बोले नहीं दिए ना, ठीक है मैं ऑर्डर पास करती हूँ। ये मेरे ऑर्डर निकलने के पहले इनके अकाउंट में भाड़े आनी चाहिए, ये शब्द था मैडम का। मुझे आज भी ध्यान है, मेरी हियरिंग चली थी उस समय बिल्डर ने क्या किया, जिस दिन मेरी हियरिंग थी उसी दिन मेरे अकाउंट में भाड़े डाल दिए। वहाँ पे गई तो मैडम ने, उनकी जो वकील की मैडम थी, मतलब वकील थी, सॉरी बिल्डर की वकील थी, बिल्डर की वकील ने कहा कि हमने भाड़े इनको प्रोवाइड कर दिया। मतलब मैडम आज ही भाड़े आए, ये देखिए मेरे मोबाइल में मैसेज, आज ही भाड़े आए, मैंने अप्लीकेशन किया हूँ 1 महीने हो गए, ये आज भाड़े दे रहे। ऊपर से इंक्रीमेंट भी नहीं किया है 5%। बोला इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया आपने?
तो बिल्डर की वकील ने कहा कि हमारे यहाँ इंक्रीमेंट करने का रूल नहीं है। तो मैडम ऐसा तड़की उनके ऊपर, बोले तुम्हारा रूल, रूल हमारा चलता है, तुम्हारा नहीं। हमने बोला देने का मतलब देने का, और मेरे ऑर्डर आने के पहले, ऑर्डर पहुंचने तक के पहले इनका 5% के अकाउंट में होना चाहिए, और ऑर्डर के पहले मेरा 5% मेरे अकाउंट में आ गया। ये होता है न्याय। यहाँ आज जो अधिकारी बैठे न्याय के लिए नहीं बैठे सर, ये सिर्फ अपनी तानाशाही, मनमानी और गांधी जी की पुजारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंप्लेंट के अंदर भी कंप्लेंट होती है, ये भी ध्यान रखिए आप। कंप्लेंट के अंदर भी कंप्लेंट होती है, वो सीखिए आप कैसे करने का, तब न्याय मिलता है। कि कंप्लेंट के अंदर कंप्लेंट का मतलब होता है आरटीआई। जब भी आपने कंप्लेंट फाइल किया कोई, 1 महीने के बाद या 45 डेज के बाद एक आरटीआई पुटअप कर दीजिए कि भाई, लेकिन मूवमेंट लेने का, मूवमेंट पहले लेने का, मूवमेंट से डालने का कि भाई ये मूवमेंट ये डेट को तुम्हारे पास आया है, और ये मूवमेंट की लेटर पे, ये तारीख का लेटर था मेरा, इस पर आपने आज तक क्या कार्रवाई किया, उस सर्व कार्रवाई की प्रति दीजिए। देखिए इनको डंडा घुसता है कि नहीं। ये होता है कंप्लेंट पे कंप्लेंट। हम तब जाके बोलते, तारीखा बोलते, हाँ हाँ बघतो मी काय करतो या तारीखेला, आरटीआई में क्या बोलेंगे, 30 दिन। कितना? 30 दिन। 30 दिन में दो तो भी मैं खुश, नहीं दो तो भी मैं खुश, क्योंकि मुझे तो अपील में जाना है। मुझे तो, मैं चाहता हूँ इस मैटर को सेकेंड अपील लेके जाऊँ। जो सेकेंड अपील में तो एसआईसी में जो बैठे कमिश्नर है वो तो पूछेंगे ना, भाई कंप्लेन नहीं की, तुमको मिली थी ना ये डेट को, हाँ तो क्या कार्रवाई की आपने? रूल है ना कार्रवाई करने का, तो कार्रवाई किया होगा। नहीं किया हो तो लिख के तो नहीं कार्रवाई की है। अब लिख के तो देंगे नहीं, लिख के देंगे तो मरेंगे। कि कोई अधिकारी नहीं लिख के दे सकता है कि मैंने कार्रवाई नहीं किया। नेगलेंस पाथ ऑफ ड्यूटी में आ जाएंगे वो, लापरवाही कर रहे कामकाज में। कि कानून है, एक टेबल पे कोई भी कंप्लेंट 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। तो इस चीज़ को जानिए। इसीलिए ये वीडियो में बार बार समझा रहा हूँ, घर तोड़ने के पहले ये देख लीजिए बिल्डर को एलओआई मिली है या नहीं, आयो मिला है या नहीं, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको घर खाली करना है या नहीं। मैं किसी को सजेशन नहीं दूंगा कि आप 38 का मैटर लड़िए या घर खाली कीजिए, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी और सतर्कता जो समझा रहा हूँ कि अगर आपके रूम अपात्र है तो 38 को नोटिस लीजिए, और अपात्रता के पहले जिस दिन आपका एनेक्शन प्रसिद्धि होता है, या अगर आपको नहीं मालूम है आज भी आप अपात्र हो, तो तुरंत पहले अपील फाइल कीजिए पात्रता के लिए, डॉक्यूमेंट लगा के। ये आपका अधिकार है। ये बिल्डर आपको पात्र करा के नहीं देंगे। कुछ बिल्डर्स होते हैं, मैं देखा कुछ बिल्डर्स हैं जो करवा देते, वो बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे भी नहीं करते कि आप घर खाली करो मैं पात्र करता हूँ, पहले पात्र करवा देते, भैया आपका क्लियर हो गया, चलो अब एक मीटिंग कर लो आपकी सोसाइटी की, और ये कर लो, एक साथ जाना एक साथ आना है। तो उनको भी आसानी होती है, लोगों के मन में भी जो शंकाएं खत्म हो जाती है, डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। और ये बिल्डर्स जो ये बोलते हैं ना मैं करवा दूंगा, कभी नहीं करवाएंगे, ध्यान रखिए, आश्वासन है खाली। तो दोस्तों, घर खाली के पन्ने, आपका घर है, आपका आशियाना है, उसको समझिए। इसके अंदर मैं सिर्फ इतना कोई राय विचार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा कि भाई जब तक बिल्डर इस सारे में अप्रूवल नहीं लेता है, एलओआई नहीं मिलती है, तब तक 38 की नोटिस देने का अधिकार इस सारे को है ही नहीं। इसलिए आप उसकी फिक्र ही मत कीजिए। बिल्डर आपका घर तोड़ नहीं सकता, कोई नोटिस नहीं आएगी, क्योंकि एलओआई के बाद ही नोटिस आती है। एलओआई के बाद आयो के बाद फिर, क्योंकि आयो में जब प्लान बनाते हैं, प्लान में दुकानों का सिस्टम दिया, जब दुकान तोड़ दिया गया तो कैसे डालेंगे वो? इसके लिए पहले ये सब चीज़ होती है, सोसाइटी प्लान देखती है, लोगों को पसंद आता है, लोगों को मंजूरी है कि भाई हाँ बिल्डिंग सही है, वो अप्रूवल देती है, तब जाके होता है। ये आपका अधिकार है 59 में, सर्कुलर 59 में, कि जब भी डेवलपमेंट चेंज होगा सोसाइटी की एजीएम लगेगी, तो स्टार्ट में भी लगेगी। इस चीज़ को भी समझिए। तो इसलिए थोड़ा सा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। आपका घर है, आपकी संपत्ति है, आपकी लड़ाई है।
मैं किसी की लड़ाई नहीं, मैं मार्गदर्शन करूँगा। आपको 35 लड़ना है, आपको नहीं समझ रहा है, आइए मैं अपील बना के दूंगा, आप पुटअप कीजिए। अपील बनाने का जो खर्चे हैं, जो टाइपिंग, प्रिंटिंग, मिस्टेक, ये प्रिंटिंग वगैरह सब है, ये वो आप करिए, या तो आप बाहर से बना दीजिए, आपकी मर्जी। तो दोस्तों वो समझिए, क्योंकि मैं उतना आपको काम करके दूंगा, वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो आपको छोटा मोटा वकील चाहिए तो आर्ग्यूमेंट के लिए वो भी मैं कर दूंगा, और नहीं तो आपको समझाऊंगा कि भाई आपको वहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या करना है। और नहीं कर सकते तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट बना के दूंगा, वो डाल दीजिए कि भैया सर मेरा कहना, मैं पढ़ा लिखा, मतलब मैं वकील नहीं हूँ और मुझे ये चीज़ मालूम नहीं, मेरे पैसे नहीं, वकील नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई, और रिटर्न आर्ग्यूमेंट के ऊपर आपका ऑर्डर आएगा, मैटर फिनिश। तो ये काम करिए। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ। ये जागो इंडिया जागो यही जागरूकता देते रहेगा। इस सारे में हर गतिविधियों पे नज़र रखिए, और उस गतिविधियों को जब भी नए कुछ भी चीज़ आती है, इम्प्लीमेंट होगी, हम आपको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे एक आम भाषा में, जिससे कि हमारी मुंबई की भाषा है, ताकि हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।